ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग बच्चों। क्या हाल चाल, कैसे हो? सर हम बहुत अच्छे हैं। आप कैसे हो? मैं भी अच्छा हूँ। सो लेट अस स्टार्ट विद दिस सेशन। बेटा जी, लास्ट क्लास में क्या डिस्कस किया था हम लोगों ने? तो सर लास्ट क्लास में वी वर डिस्कसिंग टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स अंडर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स चेक किया था, एंड इन कंटिन्यूएशन टू दैट पर्टिकुलर क्लास हम लोग लेफ्ट ओवर टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट या लेफ्ट ओवर पोर्शन आज करने वाले। ठीक है सर? हाँ जी। तो स्टार्ट करें? हाँ सर, करो स्टार्ट। चलो अब ध्यान देना बच्चों। लास्ट क्लास में वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट कंसेप्ट वाज पेंडिंग। अगर तुमको याद हो, मैंने डिस्कस किया था आपके साथ कंसेप्ट ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। क्या था बच्चों वैलिड कॉन्ट्रैक्ट? सर वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का मतलब था एनी कॉन्ट्रैक्ट विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ। मैंने यहाँ पे आपको टर्म बताया था एनफोर्सेबल बाय लॉ का मतलब। मैंने आपको बताया था पिछले क्लासेस में दैट व्हेन अ कॉन्ट्रैक्ट कैन बी मेड एनफोर्सेबल बाय लॉ। हाँ जी सर, बिल्कुल बताया था। फिर बच्चों हम लोगों ने डिस्कस किया था कंसेप्ट ऑफ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, कंसेप्ट ऑफ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। तो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट इज अ कॉन्ट्रैक्ट व्हिच सीजेस टू बी एनफोर्सेबल बाय लॉ। मतलब when such contract was actually undertaken, when such contracts are actually undertaken, they are valid, but due to any subsequent changes, they ceases to be enforceable by law, तो होता बेटा आपको void contract। फिर एक कंसेप्ट पढ़ा था अपन ने, void agreements। void agreements are such agreements which are unenforceable by या which are not enforceable by law। तो कभी भी void agreements क्या नहीं बन सकता? void agreement सर कभी भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता। ठीक है सर? हाँ जी। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट एस्पेक्ट, दैट इज voidable contract। अब ध्यान देना यहाँ पे, दिस क्लास इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस, फॉर यू एज वेल एज फॉर मी। ठीक है? हाँ जी सर। कंसेप्ट बिल्डिंग सीरीज में ये जो है हमारा लास्ट क्लास रहेगा। ठीक है, जिसमें हम लोग बेसिक कंसेप्ट सारे डिस्कस कर चुके रहेंगे ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। इससे अगले वाले क्लासेस में या फ्रॉम द नेक्स्ट क्लास ऑनवर्ड्स वी विल बी मूविंग टुवर्ड्स द एडवांस्ड लेवल ऑफ प्रोविजंस। ठीक है, एज गिवन अंडर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ठीक है, एडवांस लेवल पे थोड़ा सा मूव करेंगे नेक्स्ट क्लासेस से। आज के क्लासेस में हमारा कंसेप्ट बिल्डिंग कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, अंडर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। तो ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना, एक एक चीज आप रिकलेक्ट करना, एज वेल एज पिछले क्लासेस को भी आप रिवाइज करना। क्लियर है? हाँ जी सर। देखिए, नेक्स्ट कंसेप्ट इज वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। तो बच्चों वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट के लिए देखो क्या लिखा है, एक बार पढ़ लोगे मेरे साथ। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ। It is an agreement which is enforceable by law at the option of one or more parties thereon, but not at the option of other or others is a voidable contract. In other words, दूसरे शब्दों में बात कहें या दूसरे शब्दों में कहें, a voidable contract is one which can be set aside, or which can be cancelled, or which can be avoided at the option of aggrieved party, सर एग्रीव्ड पार्टी कौन है? तो एग्रीव्ड पार्टी होगा बेटा एनी पर्सन। एग्रीव्ड पार्टी का मतलब यहाँ पे एनी पर्सन हु सफर्स, लिख लो एक बार, एनी पर्सन हु सफर्स एनी लॉसेस और damages, under any voidable contract। ठीक है बच्चों? हाँ सर। एग्री पार्टी का मतलब एनी पर्सन हु सफर्स एनी लॉसेस और डैमेजेस अंडर एनी voidable contract। तो देखो क्या बोला यहाँ पे, voidable contract मींस ऐसा कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जो कैंसिल किया जा सकता है, which can be set aside। set aside का मतलब यहाँ पे which can be cancelled और which can be avoided,
और विच कैन बी अवॉइडेड एट द ऑप्शन ऑफ एग्रीव पार्टी, एट मतलब विच कैन बी कैंसल्ड और विच कैन बी अवॉइडेड एट द ऑप्शन ऑफ एग्रीव पार्टी। बेटा एग्रीव पार्टी कौन है? एग्रीव पार्टी का मतलब है सर यहाँ पे ऐसा कोई भी पर्सन जिसको कोई भी लॉस हुआ है या कोई भी इंजरी हुआ है अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट। चलो अभी ध्यान देना, अभी तुमको बिल्कुल क्लियरिटी आने वाला है, ठीक है, ध्यान देना। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं बच्चों अपन? सर हम लोग पढ़ रहे हैं कंसेप्ट ऑफ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। ध्यान देना, कंसेप्ट ऑफ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, हाँ जी। अब ध्यान दो, लेट्स से ये है मिस्टर मिंटोस, क्या नाम है इसका? मिस्टर मिंटोस, ठीक, हाँ सर कोई दिक्कत नहीं है। एंड ही इज मिस्टर कैडबरी, मिस्टर मिंटोस एज वेल एज मिस्टर कैडबरी, ठीक है, हाँ सर। अब मिस्टर मिंटोस हैज थ्रेटेंड, मिस्टर मिंटोस हैज थ्रेटेन, थ्रेटेन का मतलब समझते हो? डराना, धमकाना। मिस्टर मिंटोस हैज थ्रेटेंड किसको? टू मिस्टर कैडबरी टू सेल हिज कार, ये रहा कार। मिस्टर मिंटोस ने थ्रेट दिया, डराया धमकाया किसको? मिस्टर कैडबरी को। टू फॉर क्यों? फॉर द पर्पज ऑफ सेलिंग हिज कार फॉर रुपीज 5,000, फॉर रुपीज 5,000 इन कैश। अदरवाइज मिस्टर मिंटोस, otherwise Mr. Mentos will kill family members, will kill family members of Mr. Cadbury। यहाँ पे क्या हो रहा है? मिस्टर मिंटोज ने ऑफर दिया, ऑफर किसको? मिस्टर कैडबरी को। क्या ऑफर दिया है सर? कि तुम्हें ये कार मुझे बेचना चाहिए या बेचना पड़ेगा, कितने में? तो फॉर एन अमाउंट ऑफ रुपीज 5,000, फॉर एन अमाउंट ऑफ रुपीज 5,000 इन कैश। अदरवाइज अगर तुमने मुझे ये कार 5,000 रुपये में नहीं बेचा, अगर तुमने मुझे ये कार 5,000 रुपये में नहीं बेचा, तो मैं क्या करने वाला हूं? मैं ना तुम्हारे फैमिली मेंबर्स को जान से मार देने वाला हूं। ये समझ लो, ये मिसेस कैडबरी है, ठीक है, और ये छोटे छोटे ये महालैक्टोस, समझ रहे हो? 2 महालैक्टोस, ये है मिसेस कैडबरी। बोला अगर तुम्हें अपने फैमिली मेंबर्स की जान प्यारी है, अगर तुम्हें अपने फैमिली मेंबर्स की जान प्यारी है, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा? तुम्हें ये कार मुझे 5,000 रुपये में या 5,000 टका में बेचना पड़ेगा, ठीक है, 5,000 टका में बेचना पड़ेगा। और एक और चीज, कार बेच के सीधे अपने घर जाओ, अपना सामान पैक करो और ये शहर छोड़ के यहां से निकल जाओ। किसी को भी कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। अगर तुमने किसी से भी ये कम्युनिकेट किया तो भी मैं तुम्हारे फैमिली मेंबर्स को मार दूंगा, ठीक है, हाँ सर। अब मिस्टर कैडबरी एंड हिज फैमिली, मिस्टर कैडबरी एंड फैमिली गॉट स्केयर्ड, ठीक है, बहुत डर लग गया इनको, जान से मारने की धमकी मिल चुकी है इनको, किन से? मिस्टर मिंटोस से। एज अ रिजल्ट ऑफ विच मरता क्या ना करता, ठीक है, ये कार बेचना पड़ा किसको? मिस्टर कैडबरी को। कितने में? 5,000 रुपये में। ये कार बेचना पड़ा मिस्टर कैडबरी को कितने में सर? तो 5,000 रुपये में। किसको सर?
मेंटोस को सर। तो ये कॉन्ट्रैक्ट में तुम समझो, ये कॉन्ट्रैक्ट में ना मिस्टर कैडबरी इज एन एग्रीव्ड पार्टी। मिस्टर कैडबरी इज एन एग्रीव्ड पार्टी, समझ रहे हो? इसको नुकसान हुआ है बच्चे, 5 लाख की कार 5,000 में बेचना पड़ा उसको नुकसान हुआ है। तो मिस्टर कैडबरी इज एन एग्रीव्ड पार्टी। अब यहाँ पे मिस्टर कैडबरी के पास ना 2 ऑप्शन है। मान लो कि एक कार फॉर द टाइम बिंग तो दे दिया, फॉर द टाइम बिंग तो कार दे दिया, क्योंकि जान से मारने की धमकी मिल चुकी थी, किससे? मिस्टर मेंटोस से। फॉर द टाइम बिंग कार का पोजीशन दे दिया और अपनी फैमिली को लेकर के वहां से चलता बना, 5,000 रुपये लिया और वहां से चलता बना। कौन? मिस्टर कैडबरी। ठीक है, नाउ मिस्टर कैडबरी हैज 2 ऑप्शन, उसके पास 2 रास्ते। देखो, पहला रास्ता जाता है सीधे पुलिस स्टेशन। वो क्या करे? वो जाए टू द नियरेस्ट पुलिस स्टेशन एंड कैन लॉज अ कंप्लेन। समझ रहे हो ना? कैन लॉज अ कंप्लेन अगेंस्ट किसके बच्चों? तो अगेंस्ट मिस्टर मेंटोस। ये पहला रास्ता। He can go directly to the police station and lodge a complaint against Mr. Mentos. दूसरा रास्ता, he can go directly to his home and pack his bag and leave the city along with his family members. 2 रास्ते थे। धमकी दिया था ना किसने? मेंटोस ने, कि अगर तुम यहाँ पे रहे भी तो क्या करने वाला हूं, तो भी मैं तुम्हारे फैमिली मेंबर्स को मार देने वाला हूं। अच्छा सर, हाँ बेटे, इतनी जास्ती हुई है किसके साथ? मिस्टर कैडबरी के साथ। अब तुम समझो, अगर मिस्टर कैडबरी ने पुलिस स्टेशन जाने का रास्ता चुना, अगर पुलिस स्टेशन जाने का रास्ता चुना, तब तो बच्चों ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा वॉइडेबल। This contract can be cancelled at the option of aggrieved party. And who is the aggrieved party in this case? तो सर aggrieved party था Mr. Cadbury. This contract can be cancelled. This contract can be cancelled at the option of the aggrieved party. Excuse me. So this contract shall become voidable. Can become voidable at the option of aggrieved party or at the option of one or more party, one party of the contract. देखो बच्चों, यहाँ पे पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट कौन कौन था? तो पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट था सर मिस्टर मेंटोस एज वेल एज मिस्टर कैडबरी. Mr. Mentos as well as Mr. Cadbury was the parties to contract, and this contract can be made voidable. This contract can be made voidable at the option of Mr. Cadbury. Mr. Cadbury चाहे तो ये कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर सकते हैं बच्चों? Mr. Cadbury can make this contract voidable. Mr. Cadbury can make this contract voidable. Is it clear? And Mr. Cadbury यहाँ पे कौन रहने वाला है, कौन होने वाला है? voidable कौन बना सकता है कॉन्ट्रैक्ट को? तो सर कॉन्ट्रैक्ट को voidable बना सकता है कोई भी aggrieved party. It depends at the option of aggrieved party. अब aggrieved party चाहे तो उसको voidable बना सकता है और चाहे तो उसे voidable ना बनाए. ठीक है, अब voidable नहीं बना रहा है तो जो voidable नहीं है वो क्या हो जाएगा बच्चों? क्या हो सकता है यहाँ पे? वैलिड. मान लो कि इसने अपना बोरिया बिस्तर समेटा, ठीक है, और वो सिटी छोड़ के चला गया. अभी सिटी छोड़ के चला गया तो किसी को मालूम चलने वाला है क्या कि मिस्टर मेंटोस ने ये कार उसको थ्रेट करके खरीदा था, उसको डरा धमका करके ये कार खरीदा था? कैसा होने वाला है? नहीं होने वाला है. तो इन दैट केस इट विल बिकम वैलिड. तो चलो एक बार मैं सम अप करता हूं, है ना, तुम सभी बच्चों के लिए. वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट के लिए क्या बोलूंगा मैं? मेरे साथ बोलने का. वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट मीन्स a contract which is voidable at the option of
one or more party to the contract, at the option of one or more party to the contract, and not at the option of others, and not at the option of others. ठीक है, अब यहाँ पे अदर्स कौन हो गया, मिस्टर मिंटोस, इसके ऑप्शन पे एक दिस कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी मेड वॉइडेबल, ठीक है। एंड कौन इसको वॉइडेबल कर सकता है, तो वॉइडेबल कर सकता है कोई भी एग्रीव पार्टी, ठीक है। लेट्स से इन दिस केस एग्रीव पार्टी इज मिस्टर कैडबरी। आई होप दिस कंसेप्ट इज क्लियर, आप लोग इसको कॉपी कर लोगे, ठीक है। जब भी आप ये लेक्चर्स को, ये पर्टिकुलर लेक्चर को आप व्यू कर रहे हो तो आप इसको पॉज कर लोगे फॉर द टाइम बिंग एंड यू विल कॉपी द एग्जाम्पल, ठीक है सर, हाँ जी। So now moving on to the next aspect, that is voidable contract हो गया, कुछ एग्जाम्पल्स भी आपको दिया हुआ है, अब ध्यान देना। एग्जाम्पल दिया है आपको, X threatens, डराया धमकाया, किसको, threatens to kill Y, X ने धमकी दिया Y को, अच्छा सर क्या, that if he does not sell his house for rupees 10 lakhs to X, अगर Y ने अपना हाउस, अपना घर 10 लाख रुपए में नहीं बेचा, किसको, X को, तो and receive payment, in this case Y's consent has been obtained by coercion, ठीक है। डरा धमका करके उसको फोर्स किया घर कितने में बेचने के लिए, 10 लाख रुपए में बेचने के लिए, ठीक है। तो यहां पे Y has given his consent but that consent was given out of coercion, and if any consent is given out of coercion, तो अपन ने पढ़ा था previous lectures में, if any consent is given out of coercion या due to coercion, then it will not be considered as valid consent या free consent, it will not be considered as free consent। और अगर consent ही free नहीं है, it cannot make a valid contract, ठीक है। if the consent is not free, it cannot make a valid contract, ठीक है सर, हाँ जी। तो अब यहाँ पे Y के पास दो ऑप्शन है, इफ द अग्री पार्टी डिसाइड्स टू रिसाइन, रिसाइन का मतलब होता है बच्चों कैंसिल। अब Y क्या कर सकता है, या तो कैंसिल कर सकता है कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, कैंसिल कर सकता है बाय फाइलिंग अ कंप्लेन अगेंस्ट मिस्टर एक्स। अगर रिसाइन किया, कैंसिल किया, तो वहां पे एग्री पार्टी मस्ट रिस्टोर द बेनिफिट्स रिसीव्ड बाय हिम टू द पर्सन फ्रॉम हुम द बेनिफिट वाज रिसीव्ड। अब मान लो कि 10 लाख रुपए भी ले लिया वाई ने एक्स से और बोला कि नहीं, तुमने मुझे डराया था, धमकाया था, इसलिए मैंने वो हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफर किया, अगर तुम मुझे डराते नहीं तो मैं हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं करता, तो आई एम कैंसिलिंग दिस कॉन्ट्रैक्ट। तो यहाँ पे एक्स बोल सकता है कि ठीक है भाई कर दे कैंसिल, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैंने जो तुझे 10 लाख रुपया दिया, वो क्या करना पड़ेगा, वो तुम्हें मुझे वापस रिटर्न करना पड़ेगा। पास में आ क्या, अगर अग्रीव पार्टी वो कॉन्ट्रैक्ट को वॉइडेबल डिक्लेयर कर रहा है, then in all such cases if the aggrieved party has received any benefit, लास्ट एग्जाम्पल में भी कार बेचने के लिए बोला गया था, कितने में, 5000 रुपीज में। अब मान लो कि अगर वहां पे कैडबरी सूट फाइल कर रहा है या पुलिस स्टेशन जा रहा है, तो बोले पुलिस स्टेशन जाओ कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो 5000 रुपए तुमने ऑलरेडी रिसीव कर लिया ना, तुम्हें वो रिटर्न करना पड़ेगा, यू नीड टू रिस्टोर द बेनिफिट्स टू द अदर पार्टी। बात समझ में आ रही क्या, हाँ सर। When the aggrieved party resigns या cancel the contract, then such contract becomes void. Is it clear? हाँ सर। In case the aggrieved party does not resign the contract, तुम्हारे पास ऑप्शन था, या तुम उसको कैंसिल कर सकते थे, कैंसिल किया तो voidable हुआ, उसका अल्टीमेट इफेक्ट क्या पड़ता है, इट विल बिकम void। और अगर तुमने उसको कैंसिल नहीं किया, कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल नहीं किया, फॉर एग्जाम्पल पिछले वाले केस में कैडबरी को बोला गया था कि तुम घर भाग जाओ अपने, ये शहर छोड़ दो, कैडबरी ने ऐसा ही किया, शहर छोड़ दिया, तो इन दैट केस दैट कॉन्ट्रैक्ट विल बिकम, उसने रिसाइन नहीं किया कॉन्ट्रैक्ट या कैंसिल नहीं किया कॉन्ट्रैक्ट, इन सच केसेस सच कॉन्ट्रैक्ट विल बिकम अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है बच्चों, हाँ जी सर। देन ये डिफरेंसेस आप पढ़ेंगे,
void agreements, voidable contract. ठीक है सर, हाँ, void agreements, voidable contract. Now moving on to the next aspect, that is illegal agreement. देखो illegal agreements का मतलब होता है all such agreements which are forbidden. Forbidden का मतलब क्या है, मतलब which are not allowed or which are restricted, which are not allowed or which are restricted by law. Illegal agreements are those that are forbidden, that are restricted, or that are not allowed, that are not enforceable by law. All the illegal agreements are hence void also. ठीक है, सारे illegal agreements, सारे illegal agreements को अपन क्या बोल सकते हैं, सारे illegal agreements को अपन क्या बोल सकते हैं बच्चों, void also. यहाँ पे ना एक चीज तुम और लिख सकते हो, देखो यहाँ पे क्या लिखोगे, all the illegal agreements. देखो इलीगल एग्रीमेंट में नॉर्मली ना जो ऑब्जेक्ट होता है ना, या कंसीडरेशन जो होता है वो इलीगल होता है. मान लो कि मैंने किसी को ऑफर दिया, किसी एक स्टूडेंट को का मर्डर करने के लिए, आई हैव मेड एन ऑफर टू माय स्टूडेंट एक्स कि अगर तुमने स्टूडेंट वाई का मर्डर किया तो आई विल पे यू 2 लाख रुपीज. यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है या जो कंसीडरेशन है वो इलीगल है, लॉफुल नहीं, अनलॉफुल कंसीडरेशन है या इलीगल ऑब्जेक्ट है. एंड इन सच केसेस these agreements shall be considered as illegal agreements, and illegal agreements are not enforceable by law. तो अपन लिख सकते हैं यहाँ पे क्या लिखा है सर, all the illegal agreements are void, मतलब they are not enforceable by law, but all the void agreements may not be illegal. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. सारे इलीगल एग्रीमेंट्स वॉइड होंगे बट सारे वॉइड एग्रीमेंट्स इलीगल हो ये जरूरी नहीं. सारे वॉइड एग्रीमेंट्स इलीगल हो ये जरूरी नहीं है. क्लियर है बच्चों? हाँ जी सर. तो इलीगल एग्रीमेंट्स भी हो गया. नाउ अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट. It is a contract which is actually valid but due to some technical defects. अब technical defects क्या होता है मैं बताता हूँ. मान लो कि दो पार्टीज ने कॉन्ट्रैक्ट किया, हाँ सर, एक ने ऑफर दिया, दूसरे ने एक्सेप्ट किया, प्रॉमिस बना, सेट ऑफ प्रॉमिसेस बना, एग्रीमेंट था, प्लस ऑल द एसेंशियल एलिमेंट्स वाज प्रेजेंट. एक पार्टी ने वो कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर साइन किया, एग्रीमेंट के ऊपर साइन किया, दूसरे पार्टी ने उसके ऊपर साइन ही नहीं किया. दूसरे पार्टी ने अगर साइन नहीं किया, इट मीन्स such agreement suffers from the technical defects and it cannot be made enforceable, and thus it cannot be made enforceable. तो जो enforceable नहीं है वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा unenforceable. An agreement which is not enforceable shall become unenforceable. Is it clear? तो देखो क्या बोला यहाँ पे, it is a contract which is actually valid but cannot be enforced. It is a contract which is actually valid but it cannot be enforced. Reason क्या, क्यों enforce नहीं कर सकते, because certain technical defects like not in writing or not stamp duty duly paid. तो मैं ऐसा लिख देता हूं कि unenforceable agreement are actually a valid agreement. ठीक है, they are actually a valid agreement. ठीक है, हाँ सर, but it may suffer certain technical defects. ठीक है बच्चों, हाँ सर. तो ये अपन को खत्म हो जाता है टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स. ठीक है, नाउ अब आ जाओगे ऑफर एंड एक्सेप्टेंस पे. सर ये तो अपन ने पहले ही पढ़ा था. हाँ सर, अपन ने कंसेप्ट पढ़ा था. अपन ने बच्चों क्या पढ़ा था पिछले क्लासेस में, कंसेप्ट ऑफ ऑफर. क्या था बच्चों कंसेप्ट ऑफ ऑफर?
तो सर कंसेप्ट ऑफ ऑफर का मतलब था व्हेन अ प्रपोजल इज मेड बाय वन पर्सन विद इन इंटेंशन टू नो द opinion of the other party. Such proposal made is called as offer. That offer can be made either to do something or to abstain from doing something. That offer can be made either to do something or to abstain from doing something. ये पढ़ा था ना अपन ने? हाँ सर. एंड सर जब ऑफर दिया और अगर वो ऑफर एक्सेप्ट हो जाता है, एक्सेप्टेंस मतलब जिसको आपने ऑफर दिया, इफ दैट पार्टी गिव्स देयर कंसेंट आइदर टू डू और नॉट टू डू समथिंग एट द रिक्वेस्ट ऑफ द ऑफरर, तो उसको अपन क्या बोलते थे? एक्सेप्टेंस. और फिर अपन ने यहाँ पे भी पढ़ा था दैट कि अगर ऑफर क्या हो, ऑफर प्लस अगर एक्सेप्टेंस हो जाए तो इन ऑल सच केसेस क्या बना देता है वो? ये बना देता है सर प्रॉमिस. पढ़े थे ना? हाँ सर. ऑफ ए प्रॉमिस एज वेल एज सेट ऑफ प्रॉमिसेस. प्रॉमिस एंड सेट ऑफ प्रॉमिसेस में आप क्या ऐड कर देते थे बच्चे? तो सर अपन ना यहाँ पे ऐड कर देते थे कंसीडरेशन. तो बच्चों क्या बन जाता था वो? एग्रीमेंट. याद आ रहा है? हाँ सर थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है. क्या बन जाता था वो? एग्रीमेंट. और जब वो एग्रीमेंट क्या हो जाता था? तो सर जब वो एग्रीमेंट हो जाता था इनफोर्सिबल बाय लॉ. व्हेन एन एग्रीमेंट बिकम्स इनफोर्सिबल बाय लॉ तो उसको अपन क्या नाम देते थे? क्या नाम देते थे बच्चों? सर उसको ना अपन नाम दे देते थे कॉन्ट्रैक्ट. याद आ रहा है? हाँ सर. लेकिन एक चीज ध्यान रखना बच्चों, मैं यहां पे लिख देता हूं एट द एंड. देखना अपन ने डिस्कस किया कि ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस क्या बनाएगा? सर ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस विल फॉर्म प्रॉमिस. ठीक है. देन प्रॉमिस और सेट ऑफ प्रॉमिसेस. प्रॉमिस और सेट ऑफ प्रॉमिसेस उसमें तड़का डाल दिया किसका? कंसीडरेशन का. ठीक है सर. तो प्रोमिसेस और सेट ऑफ प्रोमिसेस में जब तुमने तड़का डाल दिया किसका? कंसीडरेशन का, तो क्या बन जाता था वो? एग्रीमेंट. ठीक है सर. फिर अपन ने पढ़ा था बच्चों दैट व्हेन एन एग्रीमेंट क्या हो? enforceable by law हो. when an agreement is enforceable by law, when an agreement is enforceable by law, it will make or it will become a contract. पढ़े थे ना? हाँ सर बिल्कुल पढ़े थे. अब क्या करने वाले मालूम है? हम लोग इन्हीं कंसेप्ट को इन डेप्थ और इन डिटेल डिस्कस करने वाले. ठीक है. हम पढ़ने वाले बच्चों ये पर्टिकुलर क्लास में लीगल रूल्स टू अ वैलिड ऑफर. देखो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए ना वैलिड ऑफर होना चाहिए प्लस वैलिड एक्सेप्टेंस होना चाहिए प्लस वैलिड कंसीडरेशन होना चाहिए. क्या बोला सर ने? सर in order to make a valid contract there must be a valid offer, there must be a valid offer, there must be a valid acceptance plus valid consideration. is it clear? तो अपन पढ़ने वाले यहाँ पे लीगल रूल्स, कब कोई भी ऑफर वैलिड माना जाएगा.
लीगल रूल्स टू अ वैलिड ऑफर। अपन पढ़ेंगे लीगल रूल्स टू अ वैलिड ऑफर, फिर अपन पढ़ेंगे लीगल रूल्स टू अ वैलिड एक्सेप्टेंस। जब ऑफर वैलिड है, एक्सेप्टेंस वैलिड है, मैं लिख देता हूं यहां पे, जब ऑफर है वैलिड और जब एक्सेप्टेंस है वैलिड। जब बोलोगे जब ऑफर है वैलिड या जब एक्सेप्टेंस है वैलिड, इट विल मेक अ प्रॉमिस। एंड व्हेन दे प्रॉमिस और सेट ऑफ प्रोमिसेस में तड़का लगाया किसका, वैलिड कंसीडरेशन का। क्या लगाया तड़का, किसका तड़का लगाया बच्चों, वैलिड कंसीडरेशन का। तो इट विल फॉर्म अ, or it will make an agreement. And when an agreement is enforceable by law, then only it can make a valid contract. ठीक है, हाँ चल आ जाओ। देखो आओगे यहाँ पे, ऑफर और प्रपोजल। देखो क्या लिखा है, ये सब तो अपन को पहले से आते हैं सर, ये तो अपन पहले से पढ़ के आए हुए। देखो अभी पढ़ के कितना अच्छा लगेगा तुमको, कॉन्फिडेंस आएगा तुमको। ठीक है, हाँ सर। ऑफर तो क्या बोला, ऑफर और प्रपोजल इज द फर्स्ट स्टेप, ठीक है, टुवर्ड्स फॉर्मेशन ऑफ एन एग्रीमेंट। हाँ कि ना, हाँ सर। देयर आर टू पार्टीज इन्वॉल्व इन एन ऑफर। पहला पार्टी है ऑफरर, ठीक है। ऑफरर कौन, द पर्सन हु मेक्स अ डेफिनेट प्रपोजल टू द अनदर पार्टी। जिसने ऑफर दिया उसको अपन बोलते थे ऑफरर, एंड जिसको ऑफर दिया उसको अपन बोलते थे ऑफरिंग। ठीक है, तो सर ये तो अपन को पहले से मालूम है कि ऑफर और प्रपोजल इज द फर्स्ट स्टेप फॉर फॉर्मिंग एन एग्रीमेंट। एंड इन केस ऑफ एन ऑफर टू पार्टीज का इन्वॉल्वमेंट रहने वाला है। ऑफरर, ऑफरर मीन्स द पर्सन हु इज मेकिंग एन ऑफर, एंड ऑफरी, ऑफरी मीन्स द पर्सन टू whom, ऑफरी मीन्स द पर्सन टू whom the offer is being made। यहां तक क्लियर है बच्चों, हाँ सर। नेक्स्ट अब डेफिनेशन पे आ जाओ। डेफिनेशन दे रखा है एज पर सेक्शन 2, इसको पढ़ोगे क्लॉज ए। क्या पढ़ोगे बच्चों, सर इसको अपन पढ़ेंगे सेक्शन 2 क्लॉज ए। ठीक है, अच्छा क्या पढ़ते हैं सर, देखो और ऑफर का डेफिनेशन तुमको दिया हुआ है। अ पर्सन इज सेड टू मेक अ प्रपोजल, ऐसा बोला जाएगा कि एक व्यक्ति ने प्रपोजल दिया, ऐसा बोला जाएगा कि एक व्यक्ति ने प्रपोजल दिया। पर्सन इज सेड टू मेक अ प्रपोजल व्हेन, जब ही सिग्निफाइज टू अनदर, जब वो दूसरे को बताए हिज विलिंगनेस आइदर टू डू, या तो कुछ करने के लिए बोल सकता है, और टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग, या कुछ ना करने के लिए बोल सकता है। आइदर टू डू समथिंग और टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग। आप बोलो either to do something or to abstain from doing something with a view, with an intention to obtaining the assent of that other to such act or abstinence, with an intention to know the assent, कि सामने वाला क्या हमारी बात मानने के लिए रेडी है, सामने वाला क्या हमारी बात मानने के लिए रेडी है, for either doing such act or not doing such act। एब्सटिनेंस का मतलब क्या हो गया यहाँ पे, एब्सटिनेंस का मतलब हो गया नॉट डूइंग द एक्ट, नॉट डूइंग द एक्ट स्पेसिफाइड बाय ऑफरर। क्लियर, नॉट डूइंग द एक्ट स्पेसिफाइड बाय द ऑफरर। क्लियर बच्चों, हाँ सर। एलिमेंट्स ऑफ ऑफर, तो ऑफर देने के लिए दो पार्टीज का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, एक तो ऑफरर, दूसरा ऑफरी। एंड देयर कैन नॉट बी एन ऑफर मेड टू अ पर्सन हिमसेल्फ। तुम खुद से खुद को ऑफर नहीं दे सकते ना, तुम ऐसे बोल सकते हो, मैं ऐसे बोल सकता हूँ अविनाश विल यू मैरी मी, अरे अगर मैं ऐसा बोलूँ तो तुम लोग क्या बोलोगे कि सर का ना थोड़ा सा, हाँ ऐसा बोल सकता हूँ मैं, अविनाश विल यू मैरी मी, नहीं बोल सकता ना, हाँ तुम लोग बोल सकते हो ऐसा,
नहीं बोल सकते सर, हम इतने भी चमत्कारी बच्चे नहीं हैं। नेक्स्ट, इट मस्ट बी expressions of willingness through an offer. One must be expressing his willingness either to do or abstain from doing an act. या तो काम करने के लिए बोल सकता है या काम ना करने के लिए बोल सकता है। either to do or abstain from doing something, either to do or abstain from doing something। याद रखना ये वर्ड लाइफ चेंजिंग कंसेप्ट है, जिंदगी बदल जाएगी तुम्हारी। मजाक कर रहे हैं सर। एंड द विलिंगनेस मस्ट बी एक्सप्रेस्ड। अच्छा, जब तुम किसी को ऑफर दे रहे हो ना, तो तुमको अपना ऑफर कम्युनिकेट करना पड़ेगा ना। यू नीड टू कम्युनिकेट एन ऑफर, यू नीड टू कम्युनिकेट योर ऑफर। लेट्स से इफ यू लाइक समवन, इफ यू लव समवन, तुमको जाकर के बोलना पड़ेगा ना। यू नीड टू एक्सप्रेस योरसेल्फ, यू नीड टू मेक एन ऑफर। ऐसा थोड़ी ना कि तुम उसको देखते रहो देखते रहो देखते रहो देखते रहो, खुद समझ जाने वाला है। ऐसा होता है क्या? ऐसा रॉकेट साइंस होता है क्या अभी आज के टाइम में? नहीं होता है। यू नीड टू एक्सप्रेस योरसेल्फ, यू नीड टू एक्सप्रेस योरसेल्फ, यू नीड टू कम्युनिकेट द ऑफर। इज इट क्लियर? देखो, द विलिंगनेस मस्ट बी एक्सप्रेस्ड विद अ व्यू टू ऑब्टेन द एसेंट ऑफ द अदर पार्टी टू whom the offer is made। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ जाए सर। हाँ सर बिल्कुल बढ़ जाओ। रूल्स टू अ वैलिड ऑफर, मैंने बोला था ना कि वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए तुम्हें क्या चाहिए? बोलो बेटा, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए अपन को चाहिए वैलिड ऑफर प्लस वैलिड एक्सेप्टेंस प्लस वैलिड कंसिडरेशन प्लस एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। क्लियर है? बोलो, बोलते ही नहीं तुम लोग, बोलो बेटा। ठीक है सर। सर कैसे बोले, आप तो अभी सामने हो नहीं। मैं सामने ही हूं, तुम लोगों को लग रहा है कि मैं सामने नहीं हूं, लेकिन मैं तुम्हारे सामने हूं। मैं तुम सबको देख रहा हूं, तुम लोग क्या टाइम पास कर रहे हो क्लास में। चलो, लीगल रूल्स टू वैलिड ऑफर। पहले बोला क्या, ध्यान देना यहाँ पे, एन ऑफर मस्ट बी सर्टेन। सर्टेन का मतलब क्या होता है? एन ऑफर मस्ट बी सर्टेन। सर्टेनिटी का मतलब यार फिक्स होना चाहिए, it must be fixed। let's say I want to sell this mouse for rupees 200। I want to sell this mouse for rupees 200, तो 200 rupees is certain। अब मैं बोलता हूँ कि मैं ना ये माउस बेचना चाहता हूँ, सामने वाला पूछता है कितने बेचेगा रे, मैं बोलता हूँ 100 से 200 रुपए के बीच में, 100 से 200 रुपए के बीच में। ऑफर इज नॉट वैलिड बिकॉज टर्म्स आर नॉट सर्टेन। 100 में कि 200 में, 101 में कि 102 में, 102 में, 105 में, 105 में, 110 में। सामने वाला सोचता रहेगा ना, जिंदगी निकल जाएगी ऐसे सोचने में। फिर उसका एंड टाइम पे आ रहा है और फिर बोलेगा अच्छा ठीक है यार मैं ना खरीदने के लिए रेडी हूं, इतना बोलते हो खत्म। ऐसा नहीं चलेगा। द टर्म्स मस्ट बी सर्टेन, क्लियर, डेफिनेट, कंप्लीट एंड फाइनल। ऑफर मस्ट नॉट बी वैग। वैग का मतलब क्या होता है? मतलब क्लियर ही नहीं है क्या बोलना चाहते हो, कहना क्या चाहते हो। वैग एंड एम्बिगस। एम्बिगस का मतलब कंफ्यूजिंग। ठीक है, कंफ्यूजिंग इन नेचर। ठीक है सर। नेक्स्ट लीगल रूल, एन ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द ऑफरी। ऑफरी को बताना पड़ेगा ना कि तुम चाहते क्या हो, so as to give him an opportunity to either accept or reject the same, so as to give him an opportunity to either accept or reject the same। क्लियर बच्चों? क्लियर है? तो पहले बोला कि यार ऑफर ना सर्टेन होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, डेफिनेट होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए और फाइनल होना चाहिए। ठीक है, देन ऑफर मस्ट नॉट बी वैग और एम्बिगस। Then it must be clearly communicated to the offeree so that they can be given a chance, offeree can be given a chance to either accept or reject the offer। ठीक है बच्चों? हाँ सर। फिर बोला ऑफर मस्ट बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम एन इनविटेशन टू ऑफर। आपको डिस्टिंग्विश करना पड़ेगा कि यार ऑफर है या इनविटेशन टू ऑफर है। अब तुम समझो, ये कंसेप्ट पहले समझना पड़ेगा, नहीं तो दिमाग में दर्द होगा तुम लोगों के। ठीक है? हाँ सर।
एक्सक्यूज मी। ओके, तो पहले हम लोग डिफरेंशिएट कर लेते हैं बच्चों, डिफरेंस बिटवीन ऑफर एंड इनविटेशन टू ऑफर। ठीक है, ध्यान देना यहाँ पे। इनविटेशन टू ऑफर अगर मैं बोलूँ ना, तो इनविटेशन टू ऑफर इज अ प्रायर स्टेज। इनविटेशन टू ऑफर इज अ प्रायर स्टेज या प्रायर स्टेप ऑफ मेकिंग एन ऑफर। समझ रहे हो? इनविटेशन टू ऑफर इज अ प्रायर स्टेप ऑफ मेकिंग एन ऑफर। इनविटेशन टू ऑफर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, invitation to offer when accepted, when an invitation to offer is accepted, in that case it becomes an offer. ठीक है, and when the offer is accepted it becomes an promise. ठीक है, and promise along with consideration shall form the agreement. अब ध्यान देना एक बार, तुम लोगों ने ना काफी बार ऐसा नोटिस किया होगा, तुम लोग कोई शॉपिंग मॉल में गए और शॉपिंग मॉल के अंदर एंट्री किया, तुम लोग देखते हो कि डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड्स ने ना होर्डिंग्स लगा रखे हैं अंडर इन दी मॉल। ठीक है, या डिस्प्ले पे उन लोगों ने ऐसा कुछ लिख रखा है, फ्लैट 50% ऑफ, या बाय 2 गेट 3, या बाय 2 गेट 5, ऐसा कुछ ऑफर तुम लोगों ने देखे होंगे ना। तो यहाँ पे ना ये सभी जो केसेस है ना, ये ऑफर के केसेस नहीं है, ये है इनविटेशन टू ऑफर। नहीं तो क्या होने वाला मालूम है, ये ऑफर नहीं है, ये क्या कहलाता है, ये कहलाते हैं सर इनविटेशन टू ऑफर। इनविटेशन टू ऑफर कैसे मतलब, तो देखो अभी तुम एक शॉप में गए जहां पे लिखा हुआ है बाय 2 गेट 5, मतलब 2 खरीदने पे 5 मिलेगा, 2 खरीदने पे 5 मिलेगा, इसका मतलब है कि 3 फ्री आ रहा है, इसका यही मतलब है ना। हाँ सर, तो ये इनविटेशन टू ऑफर था, ये पढ़ के तुम शॉप के अंदर गए और तुमने शॉपकीपर को ऑफर दिया कि आई एम रेडी टू बाय दिस प्रोडक्ट। इन ऑर्डर टू अवेल दी ऑफर तुमको 2 खरीदना पड़ेगा, 3 फ्री का ऑफर लेने के लिए, 3 फ्री प्रोडक्ट लेने के लिए तुम्हें 2 खरीदना पड़ेगा ना, 3 फ्री लेने के लिए तुम्हें 2 खरीदना पड़ेगा। Thus it will be considered as or it will be called as invitation to offer rather than offer. तो तुमने वो डिस्प्ले देखा, डिस्प्ले पे लिखा है कि बाय 2 गेट 5, वो पढ़ के तुम अंदर गए, वो इनविटेशन टू ऑफर था बच्चों, रादर देन ऑफर। वो पढ़ के तुम अंदर गए और तुम जाकर के बोले कि हाँ भैया कि हम ना ये खरीदने के लिए रेडी है, बताओ क्या ऑफर दे रहे हो। तो तुमको बोलता है देखो बाहर पढ़ के आए ना तुम, बाय 2 गेट 5, 2 खरीदो तो 3 और मिलेगा, 3 फ्री मिलेगा, 2 खरीदोगे तो 5 घर लेकर के जाओगे, 2 शर्ट खरीदने पे 5 शर्ट घर लेकर के जाओगे, 3 फ्री लेने के लिए 2 खरीदना पड़ेगा। अदरवाइज क्या होता मालूम है, तुम तो जाकर के बोलते हो शॉप के अंदर कि अच्छा एक काम करो, वो जो 3 फ्री वाला है ना वो दे दो, 3 जो फ्री वाला है वो दे दो, और 2 नहीं खरीदना है हमें। Whether it is possible? No, it is not possible. It is not possible. Because in that case, it is an invitation to offer. In that case, it is an invitation to offer. अब देखो क्या होता है, मान लो कि तुम रेस्टोरेंट में गए, रेस्टोरेंट में जाते हो तो सबसे पहले वेटर आएगा तुम्हारे पास और वेटर तुमको ना मेन्यू देता है। That menu is not an offer. That menu is an invitation to offer. That menu is an invitation to offer. जब तुम वो मेन्यू पढ़ोगे ना, तो मेन्यू पढ़ के मान लो कि यार मेन्यू पढ़ के मुझे लगता है कि आई नीड अ कप ऑफ कॉफी, तो आई विल बी आस्किंग कि वेदर कॉफी इज अवेलेबल। मैं से पूछता हूँ कॉफी मिल जाएगा क्या, कॉफी मिल जाएगा क्या, इसका मतलब कि यार आई एम ऑफरिंग हिम टू बाय कॉफी फ्रॉम हिज रेस्टोरेंट। मैंने तो पूछा कि भाई कॉफी मिलेगा क्या, बोलता कि सर हाँ मिलेगा, कॉफी मिलेगा। मैंने ऑफर दिया कॉफी मिलेगा क्या, ऑफर मेड बाय मी।
सामने वाला बोलता है कि हाँ मिलेगा, ऑफर एक्सेप्टेड, तो जो मेन्यू था वो क्या था, इनविटेशन टू ऑफर। जब इनविटेशन टू ऑफर एक्सेप्ट होता है ना, मान लो कि मुझे मेरे सामने मेन्यू रखा गया और मैंने मेन्यू पढ़ के आई विल डिसाइड, मेन्यू पढ़ के आई विल डिसाइड कि मुझे कौन सा प्रोडक्ट ऑर्डर करना है, मुझे कौन सा प्रोडक्ट ऑर्डर करना है। बात समझ में आ रही है क्या? फॉर एग्जाम्पल देखोगे यहाँ पे मैं तुम्हारे सामने ना एक वेबसाइट ओपन कर रहा हूं, ध्यान देना सारे स्टूडेंट्स, ध्यान देना यहाँ पे। देखिए मैंने आपके साथ ना वेबसाइट ओपन किया है, किसका, फ्लिपकार्ट का। तो यहाँ पे प्रोडक्ट्स का मुझे ना स्पेसिफिकेशंस आ रहा है, ठीक है, ऑल्दो इट इज नॉट डिलीवरेबल राइट नाउ ड्यू टू कोविड-19 लॉकडाउन। ये देखो ये सारे जो प्रोडक्ट्स का जो लिस्ट आ रहा है ना, ये सारा लिस्ट क्या है बच्चों, ये है इनविटेशन टू ऑफर। इट विल बी कंसिडर्ड एज इनविटेशन टू ऑफर, इट विल बी कंसिडर्ड एज इनविटेशन टू ऑफर, ठीक है। मैं क्या करूंगा, मैं इसमें से एक प्रोडक्ट सेलेक्ट करूंगा, और अगर मैं इनमें से एक प्रोडक्ट सेलेक्ट कर रहा हूं, इट मींस आई एम मेकिंग एन ऑफर टू बाय दिस प्रोडक्ट। मैंने जो रिक्वेस्ट डाला फिर वो रिक्वेस्ट बैकएंड पे जाता है, और बैकएंड पे वो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट होता है बाय द वेबसाइट या बाय द सर्विस प्रोवाइडर। मेरा बात समझ में आ रहा है क्या? एंड आफ्टर एक्सेप्टिंग द ऑर्डर दे विल बी प्रोसेसिंग माय ऑर्डर। मेरा ऑर्डर एक्सेप्ट हुआ तो मान लो प्रॉमिस हैज बीन क्रिएटेड, कंसीडरेशन क्या, तो उनके लिए कंसीडरेशन है पैसा और मेरे लिए कंसीडरेशन है डिलीवरी ऑफ प्रोडक्ट। तो ये जो मेन्यू मुझे दिखाया जा रहा है, ये जो प्रोडक्ट का लिस्ट मेरे सामने डिस्प्ले हो रहा है, इट विल बी कंसिडर्ड एज इनविटेशन टू ऑफर। तो जो डिफरेंट डिस्काउंट्स ऑफर आते हैं ना, जो सीजनल डिस्काउंट्स ऑफर आते हैं आपको, अमेजोन पे आता है, फ्लिपकार्ट पे आता है, मिंत्रा पे आता है, वो सारे ऑफर्स नहीं है, वो सारे ऑफर्स नहीं है, वो क्या कहलाएंगे बच्चों, इनविटेशन टू ऑफर। तुमको इनवाइट किया जा रहा है टू एक्सेप्ट दी ऑफर। बात समझ में आ रही है क्या? इज इट क्लियर? हाँ जी सर। नाउ अब देखोगे यहां पे क्या लिखा है, एन इनविटेशन टू ऑफर इज डिफरेंट फ्रॉम ऑफर। इन इनविटेशन टू ऑफर वन पार्टी गिव्स एन इनविटेशन टू अदर पार्टी टू मेक एन ऑफर। तुम रेस्टोरेंट में गए, सामने वाले ने तुमको मेन्यू दे दिया, इनविटेशन टू ऑफर, तो मेन्यू पढ़ के नाउ यू विल मेक एन ऑफर। तुम ऐसे जाकर के बोलते हो ना, कॉफी मिल जाएगा क्या, कॉफी मिल जाएगा क्या, तुम बोल रहे हो, मतलब तुम ऑफर दे रहे हो, कॉफी पिलाएगा क्या। सामने वाला एक्सेप्ट दी ऑफर, सामने वाला ने अगर एक्सेप्ट किया ऑफर तो उसको कॉफी डिलीवर करना है, और तुम्हें क्या करना है, यू हैव टू मेक दी पेमेंट। आया खोपड़ी में? हाँ सर। इट इनवाइट्स नेगोशिएशंस एंड फर्दर डिस्कशंस। देखो लिखा है, मेन्यू ऑफ अ रेस्टोरेंट इज एन इनविटेशन टू ऑफर व्हिच इनवाइट्स द कस्टमर टू मेक एन ऑफर, and customer chooses a dish from the menu and asks waiter for bringing it, and this will be called or this will be considered as an offer। बात समझ में आ रहा है क्या? हाँ जी सर। तो बोला गया कि ऑफर को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा अपन को, किससे, ऑफर को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा अपन को किससे, इनविटेशन टू ऑफर से। क्योंकि जब इनविटेशन टू ऑफर एक्सेप्ट होता है ना बच्चों, जब इनविटेशन टू ऑफर एक्सेप्ट होता है, इट विल बिकम एन ऑफर, and when the offer is accepted it becomes a promise। when an offer is accepted it will become a promise। I hope it is clear now। ठीक है, is it clear? हाँ सर। now next लिखा है, communication of offer may be made either by express words, oral or written, or it may be implied by the conduct। ऊपर पढ़ा था आपने कि एक ऑफर नीड टू बी कम्युनिकेटेड, in order to constitute a valid offer it needs to be communicated। अब कम्युनिकेशन हो सकता है either oral or in written, or it can be communicated by the conduct, it can be communicated by the conduct। is it clear? is it clear? हाँ जी सर। next, the offer must be capable to create a legal relation। ठीक है, देयर मस्ट अराइज अ लीगल रिलेशन, मतलब अगर सामने वाले ने एक्सेप्ट कर लिया एंड इफ द अदर पार्टी डू नॉट मेक्स द
या डू नॉट मेक द परफॉर्मेंस, इफ द अदर पार्टी डू नॉट मेक्स द परफॉर्मेंस, तो लीगल ऑब्लिगेशन है उसके ऊपर टू मेक द परफॉर्मेंस, एंड इफ ही फेल्स टू मेक द परफॉर्मेंस ही कैन बी सूड, he can be sued for that, for not making the performance. A social invitation, even if it is accepted, does not create a legal relation because it is not intended, because it is not so intended. मान लो कि मैंने तुम सबको ना डिनर पे इनवाइट किया, ठीक है, मैंने तुम सबको डिनर, मेरा बैच खत्म हो गया और लास्ट डे, ये बैच के लास्ट डे पे I have invited all my students on a dinner, on a gala dinner, ठीक है, कम से कम मैंने 100 स्टूडेंट्स को इनवाइट किया एंड आई वाज एक्सपेक्टिंग कि यार ऑल दी 100 स्टूडेंट्स विल बी कमिंग, ठीक है, आई हैव मेड ऑल दी नेसेसरी अरेंजमेंट्स, आई हैव रिजर्व दी प्लेस, ठीक है, पेड फॉर दी फूड, 100 स्टूडेंट्स के हिसाब से मैंने पूरा अरेंजमेंट किया। अब जब शाम हुई तो पता चला कि सिर्फ 15 स्टूडेंट्स आए, एज अ रिजल्ट ऑफ विच मुझे ना लॉस इनकर करना पड़ा, तो 85 लोगों का ज्यादा पैसा मुझे देना पड़ा, इवन दो वो 85 स्टूडेंट्स आए नहीं। आई गॉट फ्यूरियस, मुझे बहुत गुस्सा आया स्टूडेंट्स के ऊपर, मन किया कि घर जाकर के एक एक को पीट दूं। बात समझ में आ रही क्या? क्या मन किया? मन किया कि घर जाकर के एक एक स्टूडेंट को ना पीट दूं। अच्छा सर, हाँ बेटे, लेकिन मैं लॉ पढ़ा तो मैंने सोचा कि यार नहीं पीटूंगा इनको, पीट नहीं सकता, मैं क्या करता हूं, इनको सू कर देता हूं, इनके अगेंस्ट केस फाइल कर देता हूं, कि इनकी वजह से ना मुझे लॉस हुआ है। वेदर आई कैन फाइल अ केस, वेदर आई कैन फाइल अ केस, नो, रीजन बीइंग at the time of making an offer there was no intention to create, at the time of making the offer there was no intention to create legal relations, there was no intention to create legal relations। गया खोपड़ी में? हाँ सर। तो चलो फिर से एक बार एसेंशियल एलिमेंट्स में रिपीट कर देता हूं सारे बच्चों के लिए। पहला, ऑफर मस्ट बी सर्टेन, क्लियर, डेफिनेट, कंप्लीट एंड फाइनल, इट शुड नॉट बी वैग और it should not be vague or ambiguous, ambiguous का मतलब confusing in nature। next, it must be communicated to the offeree, then it must be distinguished from invitation to offer। an offer can be made either by express words, either expressly or orally, or by the way of conduct, or by the way a person is conducting himself। then offer must be capable of creating legal relations, offer must be capable of creating legal relations। is it clear? then ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑफर, कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर में बी मेड टू द जनरल और स्पेसिफिक, ये मैं आगे कवर करूंगा बेटा टाइप्स ऑफ ऑफर में, ठीक है, क्वेश्चन मार्क लगा लोगे। अच्छा, एक और चीज, जिनके पास भी नोट्स नहीं है ना, ये वाला नोट्स आप ले सकते हो बेटा, जस्ट पिंग मी ऑन दिस नंबर, डू मैसेज मी ऑन दिस नंबर इन ऑर्डर टू गेट दीज नोट्स, ठीक है, दीज नोट्स विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू ऑल इन ऑर्डर टू कंटिन्यू विद योर क्लासेस। बिना नोट्स के तो कैसे पढ़ोगे? 8209081529, जस्ट आप मुझे मैसेज करिए इन ऑर्डर टू गेट दी नोट्स, ठीक है सर? हाँ जी। ओके, नेक्स्ट, ऑफर मस्ट बी मेड विद अ व्यू, विद एन इंटेंशन टू ऑब्टेन द कंसेंट ऑफ द ऑफरी, ये तो अपन ने पढ़ा ही था। हाँ सर, ऑफर में भी कंडीशनल, ऑफर में भी कंडीशनल मतलब वो ऑफर को एक्सेप्ट करने के लिए कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस स्पेसिफाई किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल दूं? हाँ सर, एग्जाम्पल देता हूं मैं, देखो, I want to sell this phone for rupees 10,000 in cash। मैं ये फोन बेचना चाहता हूं 10,000 रुपये कैश में, मैं ये फोन बेचना चाहता हूं 10,000 रुपये कैश में। इसका मतलब क्या? 10,000 रुपये कैश का मतलब है बच्चों यहाँ पे कि मुझे ये फोन बेचना है सब्जेक्ट टू अ कंडीशन, मुझे ये फोन बेचने का है सब्जेक्ट टू अ कंडीशन
that I should receive the payment, only in cash. अब एक स्टूडेंट बोलता है कि सर आई एम रेडी टू बाय दिस फोन बट आई विल बी मेकिंग द पेमेंट थ्रू चेक। मैं बोलता ना रे बाबा ना, चेक का क्या भरोसा, तेरा क्या भरोसा, तूने आज चेक दिया कल को तेरा चेक बाउंस हो जाए, क्या भरोसा तेरा यार, चेक से पेमेंट नहीं लूंगा, कंडीशन है। स्टूडेंट बोलता है कि सर क्या कंडीशन है, पेमेंट तो पूरा कैश में चाहिए, पेमेंट तो कैश में ही चाहिए। तो ऑफर में बी कंडीशनल, ऑफर में बी कंडीशनल। ठीक है बच्चों, हाँ जी सर। अब आगे आ जाओ, बहुत जबरदस्त लाइन, बहुत जबरदस्त कंडीशन, जिंदगी बदलने वाला, मजा आएगा तुमको पढ़ के। अच्छा सर, द ऑफर शुड नॉट कंटेन अ टर्म, कोई ऐसा टर्म उसमें आप इंक्लूड नहीं कर सकते, द नॉन कंप्लायंस ऑफ विच वुड अमाउंट टू एक्सेप्टेंस। तुम ऐसा नहीं बोल सकते कि अगर तुमने ऐसा नहीं किया ना तो मैं ऐसा मान लूंगा कि यार यू हैव एक्सेप्टेड माय ऑफर। Thus, the offerer cannot say if acceptance is not communicated by a certain time, the offer would be presumed to be accepted. ये सबसे बकवास एलिमेंट है। देखो क्या कैसे काम करेगा ये ध्यान देना। मैं बोलता हूं कि यार, मैं बोलता हूं कि मेरा ना स्टूडेंट है एक, उसका नाम है गौरव, क्या नाम है, गौरव, गौरव नहीं है गौरव नाम है उसका। मैंने गौरव को ऑफर दिया कि गौरव I want to sell this phone to you. Gaurav, my boy, I want to sell this phone to you for rupees 10,000. गौरव बोलता है कि ठीक है सर, अभी तो मेरे पास 10,000 है नहीं, तो मैं ना घर पे जाके आपको बताऊंगा, मैं आपको सोच के बताऊंगा कि whether I want to purchase it or not, whether I want to accept your offer or not. मैंने तो ठीक है बेटा, तू आराम से घर जा और शाम को 6 बजे तक तू मुझे कन्वे कर देना, शाम को 6 बजे तक तुम मुझे फोन करके बता देना कि वेदर यू आर एक्सेप्टिंग माय ऑफर और नॉट। और अगर 6 बजे तक मेरा फोन नहीं आया, सॉरी मेरा क्या, तेरा फोन नहीं आया, सॉरी, अगर 6 बजे तक तेरा फोन नहीं आया तो मैं ऐसा मान के चलूंगा दैट यू हैव एक्सेप्टेड माय ऑफर। जहां पे मैंने क्या बोला, नॉन कम्युनिकेशन इज लीडिंग टू एक्सेप्टेंस वेदर इट इज पॉसिबल, वेदर इट इज पॉसिबल, नो। बोला तुम कोई भी ऐसा ऑफर नहीं दे सकते जिसमें तुमने कंडीशन लगाया है कि नॉन एक्सेप्टिंग या नॉन कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस वुड अमाउंट टू या वुड लीड टू डीम्ड एक्सेप्टेंस। मान लिया जाएगा कि तुमने एक्सेप्ट कर लिया, मान लो ए ने ना बी को प्रपोज किया, ए ने बी को प्रपोज किया, विल यू मैरी मी, एंड इफ यू मैरी मी, इफ यू आर रेडी टू मैरी मी, ए ने बी को प्रपोजल दिया, विल यू मैरी मी, एंड इफ यू आर रेडी टू मैरी मी, तो तुम मुझे क्या करने वाली हो, शाम को 5 बजे कॉल बैक करने वाली हो। और अगर शाम को 5 बजे तक तुम्हारा कॉल बैक नहीं आया, तुम अगर नहीं करना चाहती मुझसे शादी, तो 5 बजे तक कॉल बैक करके बता देना, मैं किसी और लड़की को प्रपोजल दूंगा। बताओ कैसा घटिया आदमी है। ए ने क्या किया, बी को प्रपोजल दिया, विल यू मैरी मी, और अगर तुम्हें मेरा प्रपोजल सही नहीं लगा, अगर तुम्हें मेरा प्रपोजल पसंद नहीं आया, तो शाम को 5 बजे तक फोन करके बता देना। और अगर तुमने 5 बजे तक फोन करके नहीं बताया तो मैं ऐसा मान लूंगा कि दैट यू हैव एक्सेप्टेड माय ऑफर, मैं ऐसा मान लूंगा दैट यू हैव एक्सेप्टेड माय ऑफर। इन दिस केस ऑफर मेड इज नॉट वैलिड। क्यों, क्यों सर, लिखा ना, ऑफर कैन नॉट से, ऑफर ऐसा नहीं बोल सकता है रे, क्या सर, that if the acceptance is not communicated, ऑफरर ऐसा नहीं बोल सकता है रे कि अगर एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट नहीं किया गया बाय द सर्टेन टाइम, बाय अ सर्टेन टाइम, तो ऐसा मान लिया जाएगा दैट यू हैव एक्सेप्टेड द ऑफर। इज इट क्लियर? ऑफरर कैन नॉट से that if acceptance is not communicated by a certain time, the offer would be presumed to be accepted. अगर तुमने कम्युनिकेट नहीं किया तुम्हारा एक्सेप्टेंस, तो मैं मान लूंगा कि तुम्हें मेरा ऑफर पसंद आ गया। ऐसा कंडीशन नहीं लगा सकते, ऐसा टर्म्स नहीं लगा सकते आप एट द टाइम ऑफ मेकिंग द ऑफर। आई होप दिस इज क्लियर। तो बच्चों ये अपन ने क्या पढ़ा, हमें क्या पता सर? बच्चों अपन ने पढ़ा एसेंशियल एलिमेंट्स या लीगल रूल्स टू अ वैलिड ऑफर। चलो अब आगे आएंगे बच्चों, ठीक है सर। आगे अपन पढ़ने वाले बच्चों टाइप्स ऑफ ऑफर। क्या पढ़ने वाले? टाइप्स ऑफ ऑफर।
तो टाइप्स ऑफ ऑफर में सबसे पहले है जनरल ऑफर। क्या है बच्चों? जनरल ऑफर। अब समझो जनरल ऑफर क्या होता है। हम इंक का कलर चेंज कर देते हैं, ठीक है सर, कौन सा कलर लें आपके लिए? ब्राउन ले लेते हैं, ठीक है। जनरल ऑफर, हाँ। तो जनरल ऑफर में क्या होगा, एनी पर्सन, in case of general offer में any person from the general public can accept the offer। इसका मतलब general offer is an offer which is made to the public at large। general offer is an offer which is made to the general public at large or which is open for all। general offer is an offer which is made to the general public at large or which is open for all। मान लो कि I have made an offer to sell this phone for ₹25,000। ऐसा ना मैंने एडवर्टाइजमेंट दिया न्यूज़पेपर के अंदर, 25,000 के फोन को बेचने के लिए 50,000 का एडवर्टाइजमेंट दे दिया। बताओ कितना दिमाग है मेरे में। क्या किया मैंने? 25,000 के फोन को बेचने के लिए 50,000 रुपए का एडवर्टाइजमेंट दे दिया। तो दिमाग है आप में? हाँ बेटा बिल्कुल ऐसा ही है। अभी देखो, तो मैंने ऑफर दिया इन द एडवर्टाइजमेंट, एनी पर्सन फ्रॉम द जनरल पब्लिक can accept the offer। any person from the general public can accept the offer। तो यहाँ पे ऑफर क्या हो गया बच्चों? जनरल ऑफर। क्या हो गया? जनरल ऑफर। देखो क्या लिखा है, जनरल ऑफर मींस एन ऑफर मेड टू द पब्लिक एट लार्ज एंड कैन बी एक्सेप्टेड बाय एनीवन। कोई भी एक्सेप्ट कर सकता है फ्रॉम द जनरल पब्लिक। इट इज नॉट नेसेसरी फॉर द ऑफरी टू नो द ऑफर। एनी पर्सन फ्रॉम द जनरल पब्लिक कैन एक्सेप्ट द ऑफर। Is it clear? Even if, मैं लिख देता हूं यहाँ पे, even if offer is not specifically communicated to the offer is not specifically communicated to the offering। क्लियर है? बोलो बोलो तुम। कोई भी एक्सेप्ट कर सकता है जनरल ऑफर, कोई भी एक्सेप्ट कर सकता है। जनरल ऑफर ओपन फॉर ऑल। स्पेसिफिक ऑफर, स्पेसिफिक ऑफर होगा ऑफर बीइंग मेड टू अ डेफिनेट पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्सन। ऑफर बीइंग मेड टू अ डेफिनेट पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्सन। तो हमारी क्लास में ना एक स्टूडेंट है वत्सल करके, तो मैंने ये ऑफर दिया वत्सल को टू सेल दिस फोन फॉर ₹20,000। इन दिस केस ओनली वत्सल कैन एक्सेप्ट द ऑफर। इन दिस केस ओनली वत्सल कैन एक्सेप्ट द ऑफर। बात समझ में आ रही क्या? स्पेसिफिक ऑफर में क्या होगा? स्पेसिफिक ऑफर दिया जाता है बेटा आइदर टू अ स्पेसिफिक पर्सन, किसी भी एक स्पेसिफिक पर्सन को, और टू एनी स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पर्सन को, और टू एनी स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पर्सन को। गया खोपड़ी में? हाँ सर। तो जनरल ऑफर ओपन फॉर ऑल। स्पेसिफिक ऑफर, स्पेसिफिक ऑफर is made only to a specific person, only to a specified person। let's say in second case I have made an offer to Vatsal, only Vatsal can accept the offer। वत्सल के पास में आयुष बैठा हुआ है, क्या आयुष ऑफर एक्सेप्ट कर सकता है? नहीं सर, जिसको ऑफर दिया वही एक्सेप्ट कर पाएगा। किस में बच्चों? इन केस ऑफ एन स्पेसिफिक ऑफर। इन केस ऑफ एन स्पेसिफिक ऑफर। आई होप इट इज क्लियर नाउ। ठीक है? हाँ सर। नेक्स्ट है आपको क्रॉस ऑफर। अब समझ लो क्रॉस ऑफर क्या होता है। क्रॉस ऑफर हुआ व्हेन एन ऑफर इज मेड इन इग्नोरेंस ऑफ द ऑफर मेड बाय द फर्स्ट पार्टी। मैं फिर से बोलता हूं, ध्यान देना यहाँ पे। क्रॉस ऑफर क्या हो गया? व्हेन एन ऑफर इज मेड इन इग्नोरेंस, स्पेलिंग इसका चेक कर लो, ignorance of offer
made by, when an offer is made in ignorance of the offer made by the first party, then it shall be called as, then it shall be called as क्रॉस ऑफर. अब देखो क्रॉस ऑफर क्या होता है. मान लो कि मैंने ना वत्सल को ऑफर दिया, क्रॉस बॉर्डर नहीं हो रहा है, क्रॉस ऑफर. मान लो कि मैंने ना वत्सल को ऑफर दिया, मैंने वत्सल को बोला कि वत्सल आई वांट टू सेल दिस फोन फॉर ₹20,000 टू यू. आई वांट टू सेल दिस फोन फॉर ₹20,000 टू यू. वत्सल बोलता है कि सर आई वांट टू सेल माय कार फॉर ₹10,000 टू यू. फिर से ध्यान देना, मैंने वत्सल को ऑफर दिया फोन बेचने के लिए, वत्सल ने यहाँ पे ऑफर दे डाला कार बेचने के लिए. तो वत्सल ने जो ऑफर दिया ना यहाँ पे, उसको अपन कंसिडर करेंगे क्या, क्रॉस ऑफर. वत्सल ने यहाँ पे ऑफर दिया इन इग्नोरेंस ऑफ माय ऑफर. मेरे ऑफर को कंसिडर नहीं कर रहा है, वो अपना ही ऑफर दे रहा है, वो अपना ही ऑफर दे रहा है. बात समझ में आ रहा है क्या, क्रॉस ऑफर. देखो क्या लिखा है, व्हेन टू पर्सन्स मेक आइडेंटिकल ऑफर्स. ये ऐसा भी हो सकता है, अब ध्यान देना, यहाँ पे एक और ट्विस्ट आ सकता है. बता दो, एक सेकंड रुकना, पहले पढ़ लो. व्हेन टू पर्सन्स मेक आइडेंटिकल ऑफर, एक जैसा ऑफर टू ईच अदर इन इग्नोरेंस ऑफ ईच अदर्स ऑफर, इट इज कॉल्ड एज क्रॉस ऑफर. अ क्रॉस ऑफर डज नॉट लीड टू एन एग्रीमेंट. कभी भी क्रॉस ऑफर एग्रीमेंट नहीं बना सकता. ठीक है जी. क्रॉस ऑफर में क्या हो रहा है, व्हेन द ऑफरी या व्हेन द अदर पार्टी मेक्स एन ऑफर इन इग्नोरेंस ऑफ द ऑफर मेड बाय द, इन इग्नोरेंस ऑफ द ऑफर मेड बाय द फर्स्ट पार्टी. अब क्रॉस ऑफर के बाद आता है बेटा काउंटर ऑफर. तो तुमको याद है, तुम लोग ना क्या करते हो इन जनरल, तुम लोग कोई प्रोडक्ट खरीदने के लिए गए शॉप पे, मान लो कि तुमने ये पेन खरीदने के लिए गए, दुकान वाला बोलता है कि 20 रुपए का पेन है, तुम बोलते हो कि यार 18 में देगा क्या. दुकान वाले ने तुमको बेचना चाहा वो पेन, ये पेन कितने में, 20 रुपए में. तुमने दुकान वाले से ये पेन खरीदना चाहा 18 रुपए में. तो दुकान वाले ने तुमको ऑफर दिया टू सेल दिस पेन फॉर 20. तुमने दुकान वाले को ऑफर दिया टू बाय दिस पेन फॉर 18. तो वहां पे जो है ना, तुमने क्या लगाया बेटा, काउंटर ऑफर. तो जो देखना यहाँ पे, काउंटर ऑफर जो है वो दिया जाएगा इन रिस्पेक्ट ऑफ द सेम ट्रांजेक्शन. अभी तुम समझो, यहाँ पे जो ट्रांजेक्शन है ना वो पेन से रिलेटेड है, लेकिन काउंटर ऑफर, सॉरी क्रॉस ऑफर मे बी इन रिस्पेक्ट ऑफ डिफरेंट ट्रांजेक्शंस. मैंने वत्सल को पेन बेचने के लिए ऑफर दिया, वत्सल ने मुझे अपना कार बेचने के लिए ऑफर दिया. वत्सल ने मेरा ऑफर सुना ही नहीं, मे बी इन रिस्पेक्ट ऑफ डिफरेंट. ठीक बच्चों, तो जितने भी नेगोशिएशन या बार्गेनिंग वगैरह के जो ऑफर्स होते हैं ना, जो तुम बार्गेनिंग वगैरह करते हो ना, वो सभी क्या कहलाता है बेटा, काउंटर ऑफर. मैंने ये फोन बेचना चाहा 20,000 में, मैंने ऑफर दिया टू सेल दिस फोन फॉर 20,000. ठीक है, यू हैव एग्रीड, यू हैव मेड एन ऑफर टू बाय दिस फोन फॉर 15. काउंटर ऑफर, मैंने ऑफर दिया, तुमने काउंटर ऑफर दिया. अब अगर तुम्हारा काउंटर ऑफर में एक्सेप्ट कर ले, तो मैंने बोला चलो ठीक है दिया 15 में, तब जाकर के वो एग्रीमेंट बनेगा. और कंसिडरेशन कितना रहेगा, 20,000 और 15,000. 15,000. देखो, आई वांट टू सेल दिस बैट. सर ये बैट भी है क्लास के अंदर, हाँ बैट भी है क्लास के अंदर. आई वांट टू सेल दिस बैट फॉर ₹200. एक स्टूडेंट उठ के बोलता है कि आई वांट टू परचेज दिस बैट फॉर 150. So that student has made me an counter offer. That student has made me an counter offer. Clear बच्चों? बोलो बोलो. Counter offer. I want to sell this bat for ₹200 in cash. I want to sell this bat for ₹200 in cash.
स्टूडेंट बोलता है आई वॉन्ट टू बाय दिस बैट फॉर 200 रुपीज इन चेक, काउंटर ऑफर, मेरे को कैश चाहिए था बेचने के लिए, उसको चेक में पेमेंट करना है खरीदने के लिए, तो वो मुझे ऑफर दे रहा है कि मैं ये बैट खरीदने के लिए रेडी हूँ, बट आई विल मेक दी पेमेंट इन चेक, काउंटर ऑफर है। बात समझ में आ रहा है क्या? सब्जेक्ट मैटर जो है, सब्जेक्ट मैटर ऑफ ट्रांजेक्शन इज गोइंग टू रिमेन सेम। सर अब तो हटा दो बैट, ठीक है यार, बुरा क्यों मानते हो? इज इट क्लियर? क्लियर है बच्चों? हाँ सर, देखो लिखा है व्हेन द ऑफर इंस्टेड ऑफ एक्सेप्टिंग द ऑफर, इंस्टेड ऑफ एक्सेप्टिंग द ऑफर मेड टू हिम स्ट्रेट वे, डायरेक्टली ऑफर एक्सेप्ट करने के बजाय वो क्या करता है, ही इम्पोजेस कंडीशन which have the effect of modifying or varying the offer. Instead of accepting the offer as it is, the other party will impose some conditions, and as a result of imposing all such conditions, it will have an effect, of modifying the offer, he is said to have made a counter offer amounts to रिजेक्शन, ओरिजिनल ऑफर रिजेक्ट हो जाता है तभी तो दूसरा पार्टी ऑफर दे रहा है, मैंने 200 में बेचने के लिए ऑफर दिया था, रिजेक्ट किया, सामने वाले क्या बोलते हैं 150 में खरीदेंगे, और टर्मिनेशन ऑफ ओरिजिनल ऑफर, दिस टाइप ऑफ ऑफर परमिट्स अ पर्सन टू डिक्लाइन अ प्रीवियस ऑफर एंड अलाउज फॉर मेकिंग फर्दर नेगोशिएशन। ये एग्जांपल आप पढ़ लेना, आपको पढ़ के अच्छा लगेगा, हंसी आएगी तुमको। क्लियर है जी बच्चों? हाँ सर। उसके बाद है कंसेप्ट स्टैंडिंग ऑफर, ओपन ऑफर और कंटेनिंग ऑफर, ठीक है। अब देखो स्टैंडिंग ऑफर क्या होता है? स्टैंडिंग ऑफर इज एन ऑफर विच रिमेन्स ओपन या विच कैन बी एक्सेप्टेड ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम, मतलब एक टाइम पीरियड स्पेसिफाई किया जाएगा, वो टाइम पीरियड तक वो ऑफर ओपन है। होता है ना कि हम लोगों ने ना इतना डिस्काउंट दे रहे हैं हमारे प्रोडक्ट्स पे टिल दी स्टॉक लास्ट, तो हम लोगों ने काफी एडवर्टाइजमेंट वगैरह में देखा होगा ना, टिल दी स्टॉक लास्ट, दिस ऑफर विल बी गिवन टिल दी स्टॉक लास्ट, तो स्टैंडिंग ऑफर है। कब तक वो ऑफर प्रिवेल करेगा? जब तक कि स्टॉक खत्म नहीं हो जाता। बात समझ में आ रही है क्या? जब तक कि वो स्टॉक खत्म नहीं हो जाता। क्लियर है बच्चों? तो स्टैंडिंग ऑफर इज एन ऑफर, मैं लिख देता हूं सिंपल वर्ड्स में लिख देता हूं आपके लिए, standing offer is an offer which remains open for a period of time, and in that period of time one can accept the offer. क्लियर है सर? तो अभी तक अपन ने पढ़ा लीगल रूल्स टू अ वैलिड ऑफर एज वेल एज टाइप्स ऑफ ऑफर। क्लियर है बच्चों? हाँ जी सर। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट है तुमको एक्सेप्टेंस। तो एक्सेप्टेंस से रिलेटेड प्रोविजंस बच्चों हम लोग डिस्कस करेंगे इन आवर नेक्स्ट क्लास। तो आज के लिए इतना ही। आई वुड एक्सपेक्ट एवरी स्टूडेंट टू गो थ्रू ऑल माई लेक्चर्स previously uploaded as well as this particular lecture, and in case if you have any query you can directly WhatsApp your query on this given number। ठीक है बच्चों, आप अपना क्वेरी इस पे रेस कर सकते हैं, प्लस आप नोट्स भी ये नंबर पे मैसेज करके मांग सकते हैं। ठीक है, सो टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय, स्टे हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज। ठीक है? हाँ सर, थैंक यू सो मच।